हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हो चुका है और उसी में हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में अभी तक हम लोगों ने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा कि उपभोक्ता किसको कहते हैं, उपभोक्ता का अभिप्राय क्या है। क्लियर है? हमने उपयोगिता के बारे में पढ़ा, हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा, हमने कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ा और तथा हमने उन सब के बीच कैसे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, कैसे उसको ग्राफिकल हम लोग अपना प्रेजेंटेशन करते हैं और कैसे जो सारणी रूप दी होती है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। उस तक हम लोग अपने अंतिम लेक्चर में आपका देख लिए थे। क्लियर है? आज हम लोग जो अपना शुरू करेंगे यही देखेंगे कि जो आपका जो सीमांत उत्पादन जो है, आपका जो कुल उत्पादन है और उसमें जो उपयोगिता है, उपयोगिता को कौन सी उपयोगिता बच्चों? दो प्रकार की, एक तो कुल उपयोगिता, एक आपकी सीमांत उपयोगिता। दोनों को हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे। प्रोसेस वही रहेगा कि एक बार हम जो आपकी बुक का फॉर्मेट है उसको देखते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनकी डेफिनेशन, जो भी आपके ग्राफ है उनको, जो आपकी सारणियां हैं उनको हम लोग समझते हुए बढ़ते हुए हम लोग आपका चलेंगे। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करें, अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमको अपना जो डाउट है या प्रश्न है आप हम तक भेज सकते हैं। क्लियर है बच्चों? और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी अभी तक आपका लेक्चर हुआ है सब बच्चों ने बहुत अच्छे से घर जाकर उसको रिवीजन कर लिया होगा, बहुत अच्छे से आपका देख लिया होगा। क्लियर है? तो सीधा हम लोग ज्यादा समय न लेते सीधा चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर हमारा यही है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। हम लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग आपका कहाँ तक हम लोग इसमें देखे थे ये मैं आपको एक बार अच्छे से जो है मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग इसमें कितना कंटिन्यू कर लिए थे। देखिए, हम लोग जो है आप बच्चों, इसमें हम लोग जो गणनावाचक उपयोगिता थी इसको हम लोग देख चुके थे। कुल उपयोगिता को हम लोगों ने आपका देख लिया था और ध्यान होगा आपको कि जो सीमांत उपयोगिता है वो हमने आपका देख लिया था। क्लियर है? इतना पता होना चाहिए। साथ में ये भी देखे थे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी में से कैसे घटाया जाता है और कैसे माइनस किया जाता है, इसको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत तो आपका देखे थे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग इसी सारणी की और यहीं पर हम लोगों ने जो था अपना टॉपिक अंतिम किया था। और आपको क्या है ये ध्यान रखना है कि जो ये आपकी सारणी बनती है और उसमें जो नीचे ये जो आपका ग्राफिकल जो आपका प्रेजेंटेशन है, ये दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तो हमको ग्राफ बनाने नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए मैं वापस क्या कर देता हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा ये वाली जो सारणी है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका। क्लियर है? देखिए, उस दिन हम लोग आपका समझे थे इसको बहुत अच्छी तरह से और आपके देखे भी थे। देखिए, एक यूनिट, अगर मान लीजिए आपको एक यूनिट, अगर आपको एक गिलास पानी दिया गया तो जो आपको टोटल उपयोगिता होगी, क्लियर हो गया, वो कितनी होगी आपको? 12। यानी कि एक गिलास पानी पीने से या एक रोटी खाने से आपको 12 क्या मिलती है? उपयोगिता मिलती है। उपयोगिता मिलती है। और उसके बाद अगर हम लोग इसमें आपकी क्या देखेंगे, सीमांत उपयोगिता, वो भी कितनी होगी? सेम 12 होगी क्योंकि कोई इकाई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। अब जैसे एक से हम लोग 2 इकाई हमने चेंजेस किया तो जो उपयोगिता थी वो कैसी हो गई? बढ़ गई। अब मानिए कि आप पानी पिएंगे और आपको एक गिलास पानी की और आवश्यकता होगी तो वो गिलास पानी कुछ आपको उपयोगिता देगा, कुछ आपको सेटिस्फेक्शन देगा। तो वो सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 18। यानी कि जब आपने सेकंड गिलास पानी का पिया या आप मान लीजिए 2 रोटी आपने खाई तो जो आपको उपयोगिता मिली टोटल एनर्जी के रूप में मानिए तो कितनी मिली? 18। और पहला कितनी थी? 12। यानी कि जब आपने 12 में से 18 घटाया तो आपको कितना दिखाई दिया? 6। और यानी कि एक यूनिट परिवर्तन करने पर या तो कम करने पर या बढ़ाने पर जो अंतर होता है वो हमको साफ दिखाई दे रहा है। वो क्या है? आपका सीमांत उपयोगिता। हम लोग इसको देखे थे, इसको पढ़ चुके थे और आप लोगों ने पूरी सारणी को बहुत अच्छे से समझा भी था। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान ही देना है कि जो हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इसको देख रहे थे
ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, जो भी कोई आपको ग्राफ दिया होता है उसमें दो चीज मेन चीजें होती हैं ग्राफ में। सबसे पहले आपको समझना है उपयोगिता। ऐसे करके आपको एक तरफ उपयोगिता दी होगी और एक तरफ वस्तु की मात्रा। ये दोनों साइड किसी भी आपके इंटरचेंज कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ किस आधार पर बन रहा है। तो आप इसको देखेंगे। देखिए, उपयोगिता की लिस्ट में जब बात करें तो यहाँ से जो आपका नंबर है जीरो से, वैसे तो आपका माइनस है क्योंकि माइनस के बाद जितना भी नंबर शुरू होता है वो आपके जीरो में और फिर ऊपर की तरफ आपके प्लस में। तो प्लस मतलब अब देखिए आपका जीरो से 30 तक आपका नंबर जो है बढ़ता चला गया और यहाँ आपका जीरो से जो इधर को आपको 1 तक, यानी कि इस साइड में जो भी मात्रा बढ़ेगी, जो भी नंबर होगा वो किसका होगा, वो आपका वस्तु का होगा। और जो भी नंबर ऐसे ये ऊपर की दिशा में बढ़ेगा, ये क्या होगा, ये आपका वस्तु का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? आप इसको इतना ध्यान रखेंगे तो आपको पूरा से अच्छे से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखिए, वो ही नंबर है जो आपको दिया है। अब ये उपयोगिता है, ठीक। अब देखिए, डॉट डॉट करके जो आपको लाइन एक्सप्लेन की गई है ये मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है। और दूसरा जो आपका लाइन दी गई है ब्लैक, बिल्कुल जिसमें डॉट नहीं है, वो टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता है। इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसी सारणी को आप नंबर जो है थोड़ा सा, जो पहली वाली जो आपका सारणी, इस सारणी को देखिए, सेम यही नंबर को आपका ग्राफिकल रूप में एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। आप इसको देखिएगा बच्चों। अब देखिए, अब पहले में क्या हुआ था कि जब उसने 1 यूनिट ली तो 1 यूनिट में जो उसको आपकी टोटल उपयोगिता मिली वो कितनी मिली थी, 12। अब देखिए 10 की लाइन तो ये है, लेकिन 12 का बिंदा कहाँ होगा, थोड़ी इससे ऊपर 12 होगा। फिर 12 के बाद जब उन्होंने सेकेंड यूनिट ली तो उसको टोटल उपयोगिता कितनी मिली थी बच्चों, 6 और बढ़ गई थी, यानी कि 18 हो गई थी। अब 20 कहाँ होती है अगर यहाँ पॉइंट पे बनाता, लेकिन कैसे है, उससे नीचे है। तो ऐसे कर करके हमने सारा पॉइंट देख लिया और अंत में देख रहे हैं कि जो आपकी उपयोगिता है वो कैसी हो रही है, स्थिर हो गई थी, फिर आपकी कम होने लगी थी। और अगर हम लोग उधर सीमांत उपयोगिता को उसको मैच करें, इसको देखें, तो देखिए पहले बढ़ी कितनी, आपको खुद दिखाई देगी 5 पे पॉइंट, लेकिन 6 दिखाई देगी। फिर उसके बाद घटनी शुरू हो गई, फिर और घटनी शुरू हो गई और अंत क्या हो गया, 5 पर पहुंची और बाद में आपका निगेटिव यानी कि लास्ट में जो है आपका नीचे आ गई, आपके ऋणात्मक हो गए। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि जो सीमांत उपयोगिता होती है वो कहाँ हो सकती है बच्चों, वो आपका निगेटिव भी हो सकती है, यानी कि जो आपका ऋणात्मक है वो भी हो सकती है, और जो आपका शून्य है शून्य भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन कुल उपयोगिता क्या नहीं हो सकती, आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये हम लोग इसमें सीख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इनको सबको जानेंगे, क्या स्थिति है, कैसे है, क्या एकल वक्रमांग है, इन सब विषय में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ चलते हैं और हम लोग चीजों को देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से हमने कहाँ तक अपना ये लिखने का जो काम था हम लोग कर लिए थे। क्लियर है? तो सीमांत उपयोगिता को हम लोग टोटल में आपका देख चुके थे। ठीक है बच्चों? ठीक। उसके बाद हमने सारणी आपका समझ ली, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो अभी तक खींचा हुआ है ये भी हमने आपका देख लिया। और अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए, हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। हम लिखेंगे आज क्रम वाचक उपयोगिता। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको समझेंगे कि क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है। ठीक है ना? ताकि हम इसको, और आपको पता होना चाहिए कि क्रमवाचक उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। क्लियर है? 2 प्रोफेसर के नाम लिखवाए थे मैंने। अगर आपको ध्यान होगा अच्छे से, आपने पूरा पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हमको ध्यान नहीं है। क्लियर है बच्चों? ध्यान है आपको? चलिए बताइए, ये प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है या प्रोफेसर हिक्स ने? ये आपको याद रखना है कि जो आपका क्रमवाचक था ये किसने दिया। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। उपयोगिता जब संख्या के रूप में
व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसे हम अधिक या कम के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो उसे क्रमवाचक उपयोगिता कहा जाता है। अब देखिए, आपको समझना है क्रमवाचक उपयोगिता क्या है बच्चों, आपको ध्यान देना है। तो क्रमवाचक उपयोगिता वो है कि उपयोगिता जब संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि जो भी टोटल आपकी यूटिलिटी है, जो भी आपकी उपयोगिता है, जब आप उसे नंबर्स में नहीं माप सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम केवल क्या कहेंगे, या तो कम में होगी या अधिक होगी। भाई इन दो आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को माप सकते हैं। या आप ये कहिए कि हम उनको व्यक्त कर सकते हैं इस आधार पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका क्रमवाचक उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, ये इतना जो है बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और एक हम कोई नई चीज आपकी समझते हैं। ये आपको बड़ा ध्यान देना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आप समझ सके। देखिए, सीमांत प्रति स्थापन दर। क्लियर है? और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? MRS में लिखते हैं। अब देखिए, अब आपको ये देख, पहले तो आपने केवल सीमांत उपयोगिता पढ़ी थी, अब आपको क्या देखना, सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब आपको दर भी समझनी है, किसकी, सीमांत की प्रतिस्थापन दर। क्लियर है? ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके हम लोग लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और इनको हम समझते चलेंगे। देखिए ध्यान देना है, एक अतिरिक्त, क्या है, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए ध्यान देना है, क्या बच्चों, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए दूसरे वस्तु की वह मात्रा
जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। वो क्या होता है? वह सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन दर कहलाता है। अब देखिए, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए, ध्यान दे रहा है बच्चे, क्या रहते हुए? आपका समान आपका रहते हुए दूसरे वस्तु की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है वह सीमांत प्रतिस्थापना दर कहलाता है। अब देखिए, सिंपल, आप इसको समझिए, आप इसको कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक टोकरी है, एक आपका बंडल मिला हुआ है, और उस बंडल के अंदर अगर आप लोगों को मैं कुछ सेट बना के दे दूं, सेट कैसे, थोड़ा इसको समझिए। मान लीजिए मैं आपको कुछ सेट दे रहा हूं, ये देखिए, मान लीजिए मैंने आपको सेट दिया है 4 6 का, ठीक है, एक सेट है 10 5 का, क्लियर है, और एक सेट है ये, और एक मैं कहूं ये। आप देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपको 4 केले चाहिए और आपको 6 आम चाहिए, तो आप ये वाला सेट चुनेंगे। या फिर ऐसा हो कि आपको क्या करना पड़े, आपको 5 केले छोड़कर, आम छोड़कर आपको 10 केले लेने पड़े, तो क्या करना पड़ रहा है आपको? एक चीज को प्रतिस्थापन करके, रिप्लेस करके दूसरी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। ये क्या है? ये प्रतिस्थापन दर है। अब देखिए, आप मान लीजिए किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, आपने कोई पैंट खरीदी, आपने शर्ट खरीदी, वहां खरीदने के बाद आप ये देखते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा कम है, या मेरे को जो जितना सेटिस्फेक्शन मिलना है वो एक ही शर्ट में हो जाएगा, या तो मेरे को पैंट लेनी पड़ेगी या मेरे को शर्ट लेनी पड़ेगी, और अगर मैं दोनों पैंट शर्ट लेता हूं तो मेरे को शूज अपने छोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे ही आपकी प्रतिस्थापना दर है। इसमें लिखा ना, दूसरे वस्तु की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है। कोई ऐसी दूसरी ऐसी मात्रा है, कोई दूसरी चीज है जिसको उपभोक्ता त्याग करता है, उसको क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापना दर जो है आपका कहा जाता है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या है। क्लियर है? आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी चीजें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको याद रहेंगी, आप उनको आगे कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने का भी आपका आगे बहुत आपके तरीके हैं। ऐसे लिख देते हैं, जैसे MRS इज इक्वल टू, ये डेल्टा का साइन होता है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, और इसमें भी दिखा देंगे ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन है। अब देखिए, अब इसमें आगे भी हम लोग अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ध्यान दीजिए, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, क्लियर हो गया? एक कंडीशन होगी जब आपका 0 आपका बड़ा हो सकता है, और ये 0 कब बड़ी होगी उसकी स्थिति में बात की गई है कि जो आपका डेल्टा X होगा गिरने पर, या जब आपका डेल्टा X गिरेगा तो इसे हासमान प्रतिस्थापन का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन दर का मान। यानी कि जब डेल्टा X और डेल्टा Y, अगर जब
आपका इन दोनों में अगर हम लोग वो आपका देखेंगे, ऐसी कंडीशन हो जाए कि जिस स्तर पर आपका जीरो इनसे बड़ा हो जाए, अब जीरो बड़ा हो जाएगा मतलब इनका मान कैसा हो जाएगा, आपका गिनने लगेगा। गिनने के अंदर सेंस ये देखिए, ये कहाँ हो जाएगा, आपका माइनस में होगा तो ही तो आपका गिरेगा। क्लियर है बच्चों? ये आपको जो है ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए, आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ आपका बढ़ेंगे। अब देखिए, इतना तो हम लोग अपनी बुक के माध्यम से चैप्टर में आपका देख लिए थे। ठीक, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इस वक्र को हम जो है आपका जानते हैं और हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। चलिए एक बार इस चित्र को देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, चित्र 2.2 एक व्यक्ति का वस्तु x के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। कैसा है? काल्पनिक है, एक हमने इमेजिनरी बनाया है। मांग को प्रदर्शित करता है, मात्राओं को क्षैतिज अक्ष पर तथा कीमतों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाया गया है। क्लियर है? अब देखिए, जो मात्रा को किस पे दिखाया आपका? क्षैतिज, ये रहा आपका। ठीक है, और कीमतों को कहां दिखाया गया है? ऊर्ध्वाधर, ये रही। क्लियर हो गया बच्चों? ये ध्यान रखना, ये अगर ऐसे लाइन होती है कोई चीज, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्लियर है? और जो ये इस तरह से बेस में खींची होती, जो बेस में नंबर होता है, हम उसको क्षैतिज, क्लियर है, क्षैतिज अक्ष कहते हैं। कहीं एक्स एक्सिस से भी आपका डोनेट कर देते हैं, नोट कर देते, कहीं वाई एक्सिस से, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इतना सा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे की ओर ढलाव मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि नीचे मूल्यों पर एक व्यक्ति एक्स वस्तु की अधिकतम मात्रा खरीदने का इच्छुक है। ऊंचे मूल्यों पर वह वस्तु की कीमत तथा मांग जानने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है। ध्यान देना, किस किस के बीच है बच्चों? आपको ध्यान देना है कि जो एक तो ऊंचे मूल्य हैं और जो वस्तु की कीमत और मांग, इन दो चीज पर क्या होता है कि मात्रा में क्या होता है? आपका ऋणात्मक संबंध होता है, किसी कीमत को लेकर, किसी वस्तु के मूल्य को लेकर, और किसी वस्तु की जो मांग है आपका मांग को लेकर। क्लियर है? और इसे हम क्या बोलते हैं आपका? हम इसे मांग का नियम कहते हैं। अगर आपके प्रश्न में आ जाए कि बच्चों मांग का नियम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, देखिए आप इसके मांग के नियम की डेफिनेशन जो है आप यहां से निकाल सकते हैं कि देखिए, यहां देखिए, पूरा आपको पूरा जो है डेफिनेशन आपको समझ आएगी। वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदने की इच्छा है तथा ऊंचे मूल्य पर वह वस्तु की कीमत तथा मांग जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है। इसे ही आपका क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र का स्पष्टीकरण हासमान सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि किसी वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगली इकाई के लिए उतना देने के इच्छुक है। ध्यान दीजिए, अगर आपको जहां तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर आप उससे एक अतिरिक्त कुछ और चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ और इच्छुक हो, तो इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलाव वक्र होता है। कब होता है? प्रत्येक व्यक्ति अगली इकाई के लिए उतना ही देने के लिए इच्छुक नहीं होगा जितना कि मांग वक्र। अब देखिए, जितना इच्छुक नहीं होगा तो उसमें क्या आएगा? आपका निगेटिविटी, यानी कि ढाल आपका बनता शुरू हो जाएगा। उस वक्र को भी हम लोग समझेंगे कि कैसे उसमें आपका ढलाव जो बनता है, कैसे मांग के साथ वहां नंबर में वहां ऊपर उठता है, उसको भी हम लोग आपका देखेंगे। देखिए, एक्स वस्तु की कीमत 40 रुपए प्रति इकाई कीमत है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स, और अगर मैं एक्स की बात करूं तो जो एक्स का रेट है वो कितना है? 40 रुपए प्रति यूनिट, कोई भी हो सकती है। व्यक्ति की एक्स वस्तु की 5 इकाई की मांग थी। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या चाहता है? एक्स वस्तु की 5 इकाई चाहता है। वस्तु की छठी इकाई
पांचवी इकाई से कम महत्व होगी। अब कह रहा है कि जो वस्तु की पांचवी इकाई है वो जो है आपका ध्यान देना है, जो वस्तु की छठी इकाई है क्या होगी, उससे कम महत्व की होगी। अब क्यों होगी उसको समझते हैं। क्योंकि छठी इकाई को तभी खरीदेगा जब कीमत 40 रुपए प्रति से नीचे गिर जाएगी। अब देखिए, जितनी उसको चीजें चाहिए थी उतने उसको ले ली। अगर उसको छठी खरीदनी है तो छठी के लिए दो चीज है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, अगर इसकी कीमत डाउन होगी, कोई भी यूनिट मान लीजिए, आम जो भी आपको मानना है, कोई वस्तु आप मान सकते हैं, अगर वो सस्ती होगी, मान लीजिए 40 की जगह अगर ये ऑफर मिल जाए कि 5 यूनिट तक इन चीजों को खरीदने का रेट 40 है, और जैसे आप छठी यूनिट आप खरीदेंगे उसका मूल्य आपका 30 रुपए हो जाएगा, तो जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो उसको खरीदने के लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, तुरंत वो उसको खरीद लेगा। क्लियर है? यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। वो खरीदते जाएगा। अतः है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम यह इस पर करता है कि मांग वक्रों को ऋणात्मक दामों पर क्यों होता है, और दिखाता है कि जो मांग है वो ऋणात्मक पर क्यों होता है। अब चलिए, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग देखे थे क्रमवाचक उपयोगिता को। देखिए, हम क्रमवाचक उपयोगिता का विश्लेषण हम लोग पढ़े थे। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिताओं को संख्या के रूप में परिगणन करना, यानी कि उनको काउंटिंग करना, उनको गणना, एक बड़ा दोष है। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिताओं को संख्या के रूप में कभी व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारी उपयोगिता है और हम लोग चाहें कि हम उसको किसी नंबर में, क्लियर है, किसी नंबर में उसको व्यक्त कर दें, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी जो उपयोगिता है वो कितनी है। क्लियर है? या तो किसी की उपयोगिता कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, यही चीज है, ठीक। अधिक से अधिक हम कम या अधिक की उपयोगिता के आधार पर क्रमशः दे सकते हैं, और हम क्या कहेंगे, या तो उपयोगिता आपकी बहुत अधिक से अधिक होगी या अधिक से कम होगी। इसी उपयोगिता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, या मान लीजिए उसको हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता। यदि वह विभिन्न उपभोक्ता मंडलों को क्रम देता है तो यह क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। कह रहा है, अगर वो चीजों को क्या कर देता है, उपभोक्ता बंडलों के क्रम में देता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। और हम पढ़े हैं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में कि हम किसी भी उपयोगिता को जो है बच्चों नंबर में नहीं माप सकते, बल्कि कम और अधिक में माप सकते हैं। यही आपकी उपयोगिता है क्रमवाचक। ग्राफ को समझते हैं कैसे क्या स्थिति है, फिर हम लोग चीजों को समझ जाएंगे, क्योंकि पूरे में सबसे ज्यादा ग्राफिकल और टेबल ही इसकी सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होती है। बंडलों के सेट में एक उपभोक्ता को अधिमानों को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। हम पहले भी दिखा चुके हैं कि एक उपभोक्ता का उपलब्ध मंडल को एक द्वितीय चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। बिंदुओं जो उपभोक्ता के समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं को 2.3 में दिखाएंगे वक्र को प्राप्त करने के लिए सामान्यता जोड़ा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले आप जो है एक बार इस चित्र को देखेंगे 3.2 को। आप देखिए, इस वक्र को समझिए। ये नीचे क्या दिया है आपका, केला, और ये क्या दिया है, आम। क्लियर है? ये आपका क्षैतिज में केला है और ऊर्ध्वाधर रूप में आपको क्या मिला है, आम के रूप को एक्सप्लेन किया गया। अब देखिए, जो उसका नंबर है, अब यहाँ शुरू होगा 0 से, तो इधर से 1 2 3 4 तक ही दिया गया है, या आगे तक भी हो सकता है किसी और नंबर में। ऐसे ही आम में हाँ 0 से आपका 9 से दिया, 10, आपका 12, आपका 15, ऐसे करके इसको दिया गया है। आइए इसको समझते हैं, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से आपका जानते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक आम लेता है, अगर मैं बात करूं बंडल की, एक मान लेता है, तो एक आम लेने के साथ वो क्या कर सकता है, सॉरी, जो
एक केला है उसके साथ अपने कुछ मंडल बना सकता है, बंडल, जैसे कि 9 आम ले ले, एक केले के साथ 10 ले ले, 12 ले ले और मैक्सिमम आपका 15 ले ले। क्लियर है? ऐसी स्थिति में बन सकता है कि वो क्या ले ले, आपका 12 ले ले। ठीक है, और ऐसे ही आप बंडल बनाते चलिए कि आपने क्या कर दिया, देखिए 2 केले ले लिया आपने, ऐसे मान ले 2 केले ले लिया आपने, तो 2 केले की स्थिति में आप क्या करेंगे, आप 10 आम ले लें तो आपका बंडल बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके ही चित्र को आपका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, अब देखिए डेल्टा वाई इंटा एक्स को जो है हम लोग अपने उसमें देखे थे कि एमआरएस क्या है और कैसे जो एमआरएस को हम लोग आपका निकालते हैं, क्या उसमें चीजें हैं, कैसे उसको प्रतिस्थापन दर जो है आपके की जाती है, इसको भी हम लोग आपका देख रहे थे। और साथ में ये भी देख रहे थे कि आपको ध्यान होगा कि हासमान सीमांत प्रतिस्थापना दर के नियम का आपका प्रदर्शन कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग आपका देख रहे थे। पहले पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, फिर हम लोग वापस टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए संयोग है ए बी सी डी तक। ठीक है, अब केलों की मात्रा 1 से लेकर 4 दी गई है, आमों की मात्रा यानी कि जो क्वांटिटी है आपकी एक्स वस्तु की, क्वांटिटी है बाई की, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, अब आप इसको देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप आम का नंबर देखिए, आम की मात्रा कितनी दी गई है इसमें, आपका 1, और उसी में जो केलों की मात्रा 1 है और आम की मात्रा कितनी दी है बच्चों, 15। अब इसमें क्या पूछा है, सीमांत दर, और आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों, हम लोग अभी देखे हैं, ये देखिए सीमांत प्रतिस्थापना दर, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए दूसरे वस्तु की वह मात्रा जिसका क्या करना पड़ता है वह क्या कहलाता है बच्चों, आपको ध्यान देना है, वो क्या कहलाता है बच्चों, सीमांत उपयोगिता, सीमांत प्रतिस्थापना दर। क्लियर है? ये थोड़ा उपयोगिता से जो है बच्चों थोड़ा सा आपका कैसा होता है, अलग होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? यही चीज हम लोग क्या है अभी अपने जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे कि क्या कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या इनमें डिफरेंस है बेसिक, और इन्हीं जो आपका डिफरेंस है, इन्हीं डिफरेंस को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आपका समझेंगे। क्लियर है? अब चलिए, ठीक है, अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस तालिका की तरफ, ताकि आप इस तालिका को समझ लें बहुत अच्छे से कि देखिए जैसे आम की मात्रा का ये संयोग आपका चेंज होते चले जाएंगे, तो इस संयोग के चेंज होने में ही आपको सारी चीजें जो हैं आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए यूनिट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, इस स्थापना के दर के साथ साथ कुछ जो अलग चीजें हैं, जो अधिमान वक्र है, सहयोग चीजें, उसको देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर के बीच में समय हो जाएगा, जो समय है हमारा समाप्त हो जाएगा। इसको हम कल के लेक्चर में पूरा बहुत अच्छे से एक एक सारणी हम लोग आपका बनाएंगे, फिर कैसे उसको डिवाइड करते हैं, कैसे उसका आपका जो है एमआरएस निकालते किसी वस्तु का, उसको करके हम लोग एक एक करके उन सबको बहुत अच्छे से आपका जो है अपने लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार आपका होता है। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों, कल आपको ना एक बार थोड़ा सा जब आप जाएंगे तो आपको ये देखना है कि आपको एक दिष्ट अधिमान, इसको पढ़ के आना है घर से एक बार। जब आप इसको पढ़ लोगे, फिर जब इसको पढ़ के आओगे, फिर मैं आपको इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, और इन दोनों को समझने के बाद हम लोग जो एमआरएस है, जो हम लोग वो आपका निकाल रहे थे अभी बच्चों, क्लियर है, क्या निकाल रहे थे, सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको भी आप बहुत अच्छे से इसी में आप इसको देख सकते हैं, इसी में आप उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? अगर आप प्रॉपर सब इनका रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
वापस चलते हैं हम लोग। देखिए, जब भी कोई मान लीजिए अगर आपका ऐसा वक्र आए ना, मैं जब क्लास का जिस दिन वहाँ लेक्चर ओवर हो जाएगा तो मैं आपको ये पूरा वक्र जो है, सभी आप लोग अपने बच्चे अपनी कॉपी लेके बैठे, मैं आपको बहुत अच्छे से आपको बनाना सिखा दूंगा एक ग्राफ। क्योंकि ज्यादातर क्या बच्चों को दिक्कत होती है, ये थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो जाती है कि सर नंबर क्या होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट लगे होते हैं ना कि लाइन के ना तो ऊपर लाइन पर टच कर रहे होते हैं नीचे, तो एक्चुअल में नंबर दिया नहीं होता फिक्स, तो हम अंदाजा मान के कि यहाँ तो इस लाइन पर होगा, तो हम अपने वक्र को जो है वैसे उसको तो ऊपर या नीचे उठा लेते हैं उन नंबरों के आधार पर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो बच्चों जो आज का हमारा अपना लेक्चर रहा, इस लेक्चर के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोगों ने यही देखा कि किस तरह से जो है आपका नंबर सारणी, जो आपके ग्राफ बनते हैं, उस ग्राफ को हम कैसे उठाते हैं, और कैसे जो आपका सीमांत प्रतिस्थापना दर है वो क्या है, और हम किसी जो उपयोगिता है उस हम उपयोगिता को नंबर में नहीं माप सकते, कम अधिक में उसको आपका माप सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ही हमने आपका बात की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे घर जाकर एक बार लेक्चर को रिवीजन करें, जो पुराना अपना हम लोगों ने अपने लेक्चर पढ़े हैं उनको रिवीजन करें, और एक छोटा सा आपको मैंने होमवर्क दिया है, आप उसको जरूर करके आइए। छोटा सा आपको जानकारी आपको पढ़ के आनी, ताकि जब मैं कल पढ़ाऊँ तो आपको नई ना लगे। क्लियर है बच्चों? आप इसको पढ़ के आएंगे, फिर हम लोग कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।